दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और यहाँ इलेक्शन को भी एक जश्न की तरह ही मनाया जाता है। वोट देने का हक किसी भी जमहूरी मुल्क में एक बुनियादी हक है और यही हक हमारी डेमोक्रेसी की बुनियाद भी है, जो मुल्क के आवाम को ये कहने का हक देता है कि उन पर कौन और कैसे हुकूमत करता है। वोट देने की ताकत न सिर्फ एक राइट है बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि इसके जरिए ये यकीनी बनाया जाता है कि मुल्क के लोगों की आवाज को सुना जाए और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो। वोट देने के हक की अहमियत पर हर दौर में बात होती रही है, लेकिन गुज़िश्ता बरस अनूप बरनवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने तारीखी बात कही, क्योंकि उस बेंच का ख्याल था कि वोट का हक एक बुनियादी हक है। इसी ज़िम्न में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि बेशक कुछ फैसले हैं जो कहते हैं कि वोट का हक सिर्फ एक कानूनी हक है और आईनी हक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वोट देने का हक एक आईनी हक है, क्योंकि ये आर्टिकल 19(1)(a) का हिस्सा है। इसमें इजहार राय का हक, लोगों को चुनने का हक और आवाम को वोट देने का हक शामिल है। लेकिन अब से 75 बरस पहले ऐसा नहीं था। भारत की आज़ादी हासिल कर लेने के बाद ये मसला भी अहम था कि नए भारत में हुकूमत कैसे कायम होगी, यहाँ का सियासी निज़ाम कैसा होगा। इसीलिए 1950 में बनाया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसके तहत मुल्क में इंतखाबात करवाने से लेकर उसके नताइज का ऐलान करने तक की जिम्मेदारी एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन को दी गई। इस कानून में 11 बाब और 117 दफात हैं। 1950 के कानून में जो बातें छूट गई थीं, उन्हें 1951 के कानून में शामिल कर लिया गया। ये कानून पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों के इंतखाबात के निज़ाम, मेंबरशिप और अहल नाअहल होने के बारे में बताता है। ये कानून इंतखाबात के आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इनेकाद के लिए कमीशन को हिदायत भी देता है। 1951 के कानून में मजबूती के लिए वक्तन फवक्तन इस कानून में तरामीम भी की जाती रही हैं। अहम तब्दीलियां 1966, 2013 और 2016 में की गई। आज की पेशकश में भारत के निज़ाम इंतखाबात के बारे में रोशनी डाली जाएगी। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। अपना मुल्क अपना आइन, शक्ति संविधान की। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। आइन की तमहीद में ही भारत को जमहूरी मुल्क कहा गया। जमहूरियत यानी आवाम के लिए, आवाम के ज़रिए आवाम की हुकूमत। लेकिन ये हुकूमत कैसे कायम होगी, इसमें कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, और कौन इलेक्शन लड़ सकता है, ये तमाम इख्तियारात किसके ज़िम्मे होंगे, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए संविधान के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक समझना होगा। और उसके बाद एक कानून को भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे जो 1950 में आया, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। उसके बाद उसमें तरामीम के साथ 1951 में इसी कानून को फिर दोबारा इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसको सामने लाया गया, और उसके बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ आती गईं। आज इस तरक्की याफ्ता मुल्क में, भारत की इस तरक्की में हमारे जो इलेक्शन लॉज हैं उन्होंने क्या कुछ रोल प्ले किया है इस जमहूरियत को मजबूत करने में। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं एडवोकेट पारुल साहिबा और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील जनाब अजय कुमार पांडे साहब। आप दोनों के अलावा हमारे साथ स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, और सबसे पहले ये जानना चाहता हूं पारुल जी कि जब हम आज़ाद भारत की बात करते हैं और वहाँ पर एक मसला आता है कि जमहूरियत को हमने कायम करना है, तो हमारे संविधान में क्या कुछ डायरेक्शंस दी गई। अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं 324 से 329 तक, तो क्या कुछ उसके अंदर कहा गया कि अब किस तरह से भारत में इलेक्शन होंगे, कौन सा एक इंस्टीट्यूट कायम होगा, और इलेक्शन कमीशन कैसे आगे चल करके उसको कंडक्ट करेगा। जी देखिए, किसी भी देश के लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है।
और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 में, जहाँ पे आर्टिकल्स 324 से 329 तक इलेक्शंस कैसे होंगे और इलेक्शन कौन करवाएगा, ये सारी बातें दी गई है। साथ ही ये भी दिया गया है कि इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, इलेक्शन में वोटर कौन होंगे, कैंडिडेट्स कौन होंगे, उनका निर्वाचन कैसे होगा, कैसे इलेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। और इसीलिए आर्टिकल 327 के तहत, इसी अधिकार के तहत संसद ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 को बनाया। 1951 को बनाया। 51 से आगे मैं पहले 51 को भी समझना चाहूँगा अजय कुमार जी से। सर, लंबा एक्सपीरियंस है, भारत की राजनीति पर भी आपकी गहरी नज़र रही है। किस तरह से इन तमाम लॉज ने हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत किया है और हमारी अदालतों के क्या कुछ फैसले रहे इसमें अहम? देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा जमहूरियत है, और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात जमहूरियत के बारे में कही जाती है, तो यह सबसे पुराना जमहूरियत भी है। हमने विश्व को जमहूरियत का तोहफा दिया है, तो हमारी जिम्मेवारी सिर्फ इसलिए बड़ी नहीं हो जाती है कि हम हिंदुस्तान हैं या यहाँ चुनाव करा रहे हैं, बट मसलन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जिम्मेवारी इसलिए भी बड़ी हो जाती है कि बगल के पड़ोस के मुल्कों में हमने जो जमहूरियत का हाल देखा है, जो हमसे अलग हुए और उनका क्या परिणाम हुआ, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, तो उसकी पहली बुनियाद है जमहूरियत। जमहूरियत का झंडा भी हमें इसलिए बुलंद करना है कि वैशाली की धरती से, बिहार की धरती से ये जमहूरियत हमें गिफ्ट में मिला हमारे पूर्वजों के द्वारा, तो उसको संभाल कर रखना भी हमारी जिम्मेवारी होती है। अब जैसा कि पारुल जी ने कहा, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, तो बड़ा चेंजिंग और फ्लूइड सरकमस्टांसेस है, वक्त और परिस्थितियाँ बदलती है, और किसी भी जमहूरियत की ये पहली शर्त है कि जो भी कानून बने, जो भी आइन बने, जैसे भी आपने देखा कि हमने पूरी सीआरपीसी को बदल के रख दिया, आईपीसी को बदल के रख दिया, एविडेंस एक्ट को बदल के रख दिया, महिलाओं को हमने बहुत सारे अधिकार और कानून दिए। अभी आपने देखा कि मोदी जी ने कैसे संसद के अपने अंतिम उद्बोधन में कहा कि जब बेटियां पैदा होती थी तो लोग पूछा करते थे तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हो गई, अब वो पूछते हैं सुकन्या योजना खोली कि नहीं खोली। लोग पूछते थे पहले घरों में जब जाते थे तो वो पूछते थे कि घर का मालिक कहाँ है, अब ये पूछा जाता है कि गृह लक्ष्मी कहाँ है, उसके नाम से राशन कार्ड है, उसके नाम से आधार कार्ड है, उसके नाम से बैंक अकाउंट है। तो अगर जन आकांक्षाओं के साथ कानून नहीं बदलेगा तो लोकतंत्र की जड़ें मजबूत कभी नहीं हो सकती। और महिलाओं को अगर हमें रिप्रेजेंटेशन देना है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है, तो तमाम इलेक्शन के जो प्रोसेस है उसको आसान करना और उसके अंदर जो क्रिमिनलाइजेशन है उसको रोकने के लिए भी प्रावधान करना होगा हमें। मैं जिन सवालों से बचना चाहता था आप वहीं मुझे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आपका तजुर्बा है इसलिए, क्योंकि राजनीति को समझने के लिए तो फिर एक वकील से समझना ज्यादा जरूरी हो जाता ये है। जो आपने सी कहा ना, क्रिमिनलाइजेशन, जी, ये सी अब पूरा कैंसर का रूप ले चुका है, और ये पूरा सी बन गया है। इस सी में कास्टिज्म है, इस सी में कम्युनलिज्म है, इस सी में कैश का इस्तेमाल है, इस सी में करप्शन है। तो ये पूरा ही समंदर भ्रष्टाचार के दलदल में इस वक्त हमारा लोकतंत्र कहीं ना कहीं कांप रहा है, थरथरा रहा है। उसको बचाने की जिम्मेवारी इन युवा ताकतों की है, आप जैसे मीडिया के साथियों के लिए है। और इस पर इसीलिए 3 चुनाव जो हुए 1950 के बाद ऐसा माना गया कि वो ठीक ठाक हुए, लेकिन 2 सवाल चैलेंज वहाँ पे थे। पहला, जन आकांक्षाओं की पूर्ति हो पा रही है कि नहीं, दबे कुचले गरीब वर्गों को अधिकार मिल नहीं पा रहा। संविधान में आपने लिख दिया। देखिए, एक बात और अच्छी कही आपने या मैडम ने, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन वो बात अच्छी आई। हमारा संविधान शुरू कहाँ से होता है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जी, हम भारत के लोग। उसकी जगह मैं हो सकता था, भारत हो सकता था, कुछ भी शब्द हो सकता। तो ये सवाल बार बार संविधान से पूछा जाएगा, चुनाव आयोग से पूछा जाएगा कि हम आया कि नहीं आया इस लोकतंत्र में, और उस हम में सब शामिल हैं। तो इसकी मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सवाल मैंने बड़ी शिद्दत से इलेक्शन कमीशन की उस मीटिंग में मौजूद था, और मैंने माननीय चुनाव आयुक्त जो उस समय के थे राजीव कुमार जी, उनसे ये कहा था कि आप मुझे बताइए 70 साल के बाद भी
जो हमारी जनसंख्या है, जो एलिजिबल वोटर्स हैं, उसमें एक अच्छी बात और मैं बीच में कह दूं, जब हम आप बात कर रहे थे जी, तो मैं पूरे रिफॉर्म्स को दो पक्षों में रख दूं सुविधा के लिए, प्री 2000 एंड पोस्ट 2000। यानी 2000 से पहले जो हमने इस्लाहात की, सुधार किए, हम सन 2000 से पहले और 2000 के बाद में उसको Yes. डिवाइड करके देखना तो चाहते हैं। यहाँ पे जो कड़ी जुड़ रही है, जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा, पोस्ट 2000 में जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है वह इन बच्चों को चुनाव और अपने नेतृत्व चुनने का अधिकार देना। 21 आपने से जो 21 से हटा 18 के जो जो एज किया 18 गया कर है। दिए। नहीं तो आलम ये था कि आपको बियर पीने की स्वतंत्रता है, आप शादी कर सकते हैं, लेकिन अपना नेता नहीं चुन सकते। आप इतने परिपक्व नहीं माने जाते थे कि आप अपना प्रतिनिधि चुन सके। तो ये और पोस्ट आज की यूथ इतनी एनलाइटेंड है जी। कि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता है और इसीलिए इन्हें राइट दिया गया कि भाई आप 21 की जगह अब आप 18 की एज में आप वोट डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी तब्दीली थी बहुत हमारे। बड़ी इसको तब्दीली। इसको ये मैं सबसे बहुत मेजर। इसको मैं बहुत मानता हूं। और बाकी जो सारी सीज की बात मैं कर रहा था, जी। तो इन सीज पे सख्त प्रहार करने की जरूरत है, चाहे वो कम्युनलिज्म है, कास्ट बहुत बड़ी समस्या है। एक बात और उठ रही है, वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की। यह भी बहुत जरूरी है अगर हम पार्टी सिस्टम को, एक पार्टी के आधिपत्य को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, एक और बड़ी अजीब सी समस्या है या विडंबना है इस परिस्थितियों को जो मैं देखता हूं कि एक तरफ हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर, जहां से मुझे मालूम है अब नोमान जी के चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों आ रही है, जो पार्टी के अंदर बंधुआ मजदूरी है कि यहां तो हम फ्रीडम की बात करते हैं जी, तब वहां जाके हमें नीतीश कुमार जैसे नेताजी के दर्शन होते हैं। तो वो जो मैंने कहा पोस्ट, अगर मैं इनको याद करूं 18 साल, तो प्री 2000 मैं उस एंटी डिफेक्शन लॉ की को याद करना लेकिन चाहूंगा। यहाँ एक कानून को भी और हम समझने की कोशिश करेंगे कि जहाँ ये बात होती है कि तमाम पार्टीज जो हैं वो उनमें ट्रांसपेरेंसी आए, उनकी फंडिंग को लेकर के ट्रांसपेरेंसी आए, ये आप कितनी बड़ी इसको आप मानते हैं कि हमारे यहाँ एक बड़ा कदम उठाया गया था, क्योंकि पहले पता नहीं था कि किस पार्टी को कितना कुछ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ खर्चे पर पाबंदी लगाम रखने लगनी की। जरूरी थी। मैं चाहूंगा पारुल जी इस पर पहले रोशनी डालें, फिर मैं अजय सर से चाहूंगा। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि ये पता ही नहीं चलता था कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास फंड कहाँ से आ रहा है, कितना फंड आ रहा है, वो कितना इन्वेस्ट कर रही है, फंड कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, अपने कैंपेन में कितना लगा रही है, कहाँ लगा रही है। क्योंकि पहले देखा गया है कि जितने भी वोटर्स हैं उनको रात में अपने घरों में बिठा लिया जाता था, उनको ड्रिंक सर्व करा दी जाती थी और उनको बोला जाता था अगले दिन जाके आप अपने वोट दीजिए। बट इन सब चीज़ों को कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी था कि ये देखा जाए कि एक्चुअल में आपको पैसा जो मिल रहा है वो आप खर्च कहाँ कर रहे हैं, आप कैंपेन के नाम पे आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये किसी को भी पता नहीं चलता था। अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है, वो PhD कर रही है एंड उसने एक RTI डाली कि एक्चुअल में इलेक्शन में कितना खर्चा आ रहा है, तो जो जवाब मिलता है वो एकदम गोल घूम के मिलता है जवाब, कभी भी सीधा सीधा जवाब नहीं मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कंट्रोल करना उनके एक्सपेंसेस पे और ये चेक करना कि एक्सपेंसेस कहाँ और कितना हो रहा है। एक्सपेंसेस की बात करते हैं अजय सर, एक कैंडिडेट का खर्चा अपने इलेक्शन में और एक उसकी पार्टी का खर्चा, क्या दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं? क्या वो कैंडिडेट खुद खर्च कर रहा है या उसकी पार्टी खर्च कर रही है? तो कैपिंग जो है वो कैंडिडेट के खर्चे पर है या पार्टी के खर्चे पर? नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा विस्तार में जाऊं। जैसे अभी पारुल जी ने चर्चा की RTI एक्ट, जी। RTI में के दायरे में पॉलिटिकल पार्टी को जब एक्ट आया, लाया गया, लेकिन अमेंडमेंट के द्वारा उस एक्ट से पॉलिटिकल पार्टी को आज बाहर कर दिया गया। आप पॉलिटिकल पार्टी से ये सवाल नहीं पूछ सकते कि उन्होंने पैसे कहाँ से लिए, क्यों लिए, किसको दिए, क्या किए, सवाल नहीं पूछ सकते। तो जो कैपिंग का आपका सवाल है, उस पर मैं डायरेक्ट आऊँ तो बड़ी जद्दोजहद के बाद, इस पर बड़ी लंबी फहरिस्त है। पहले आया कि कॉरपोरेट फंडिंग नहीं होगी, नहीं होती थी, फिर 5% का रूल आया, फिर 7.5% का रूल आया और अंततः यह रूल आ गया कि अब तो 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक के बॉन्ड हैं, SBI से जाइए लीजिए। लेकिन कमीशन कितना आज़ाद है? मैं जानना चाहूँगा पारुल जी से कि जब हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, जिसके ऊपर तमाम इलेक्शंस की जिम्मेदारी है, हमारे कानून ने और हमारे संविधान ने कितनी उसको पावर्स दी हैं ताकि वो एक आज़ाद इलेक्शन करा सके? और आसपास के देश हमारी तरफ देखते हैं कि हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी तादाद है वोटर्स की और हम अभी तक आज़ाद, मुंसिफाना और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव करवाते रहे हैं। इस तरह के लिए देखा जाए तो कितना हमारा कमीशन कामयाब रहा है?
देखिए गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कमीशन कामयाब रहा है तभी आज तक हम इलेक्शंस करवा पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बोला गया है तो हो रहे हैं। दो ये जैसे सर ने कहा कि क्रिमिनलाइजेशन है यहाँ पे, और इनका जो एक्सपेंसेस कहाँ जा रहा है इसके बारे में भी कोई पता नहीं रहता है, बट स्टिल कहीं ना कहीं हमारा इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में कामयाब रहा है, क्योंकि जो अमेंडमेंट्स, जो रिसेंट जो अमेंडमेंट्स हुए जितने भी, वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारे इलेक्शन कमीशन को हमने उतना होल्ड दिया है, उतना पावर दिया है कि आप इस तरह के इलेक्शंस करवा सकें। और दूसरी चीज़ एक यहाँ और समझने की कोशिश करूंगा मैं अजय सर से, कि जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं, कमीशंस की बात करते हैं, तो एक बड़ा चेंज देखा भारत के लोगों ने कि हम बैलेट पेपर से ईवीएम की तरफ आ गए। ये ईवीएम की तरफ आना कितना बड़ा चेंज था, और इतनी बड़ी जमहूरियत में, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में जब हम ईवीएम की तरफ आते हैं तो ये कितना बड़ा चेंज आप इसको मानते हैं हमारी डेमोक्रेसी के लिए? ये सवाल मुझसे है? बिल्कुल आपसे है सर। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे मैं ईवीएम का स्वागत करता हूं, क्योंकि जब हमको मोबाइल चाहिए, हमको डिजिटल युग में हम प्रवेश कर रहे हैं, हम अखबार भी अब डिजिटली पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम क्यों बैलेट को लेकर के जिद किए हुए हैं? हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस चाहिए, अब हम बैंक व्यापार भी ऑनलाइन चलाते हैं, आपने देखा आधार, सरकारी सुविधाएं, सब कुछ हमें ऑनलाइन मिल रहा है, तो हम वहाँ वो जिद हमें नहीं समझ में आती है। और यहाँ पे मैं श्रेय देना चाहूँगा जो ये सपना देखा इस देश में, ये देखा माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी साहब ने, जिन्होंने ईवीएम लेके आए। लेकिन हाँ, 1998 में जो मुझे स्मरण है, तो पहली बार देश में ईवीएम का प्रयोग हुआ दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में, जहाँ से पारुल जी आती हैं, और भाजपा को विजय मिली। ईवीएम लाया कांग्रेस ने, विजय मिली पहली को भाजपा में। अब सवाल ईवीएम को लेके उठ रहे हैं, कौन लोग उठा रहे हैं आपके सामने है। लेकिन 1998 के बाद क्या फिर भाजपा सत्ते में काबिज रही, या हमने यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार भी देखी उसी ईवीएम के जरिए, उसी ईवीएम के जरिए। तो ये बड़ा ही अजीब सी बात है। मैं चुनाव आयोग की आप बात कर रहे थे, सफल संचालन की, मैं उनके हर एक कार्यक्रमों में हर साल जाता रहा हूँ। कई देशों ने भारत के चुनाव आयोग को अपने यहाँ चुनाव करने के लिए आमंत्रित किया है। ये उसकी सफलता का स्टैंप है, द्योतक है। कई देशों ने चुनाव आयोग से अलग से संपर्क करके अपने अधिकारियों को ट्रेन करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को अपने देश में निमंत्रित किया। तो ईवीएम जैसा भी जो सिस्टम है वो बड़ा ही क्रांतिकारी है, व्यापक है। और आप देखते हैं कि देखिए, बूथ कैप्चरिंग एक बहुत बड़ा कंप्लेन था जी, कि पूरी बूथ लूट ली जाती थी, मतपेटियां लूट ली जाती थी। मसला रहा और एक लंबे समय तक इसको झेला है। तो और अब तो उससे एक बात और है ना, इसीलिए जो मोदी जी बार बार कह रहे हैं, जिसको हम पूरी तरह से शिद्दत से समर्थन करते हैं, उस पर भी ऑल पार्टीज मीटिंग में और इलेक्शन कमीशन के साथ मुझे कई बैठक करने का मौका मिला। और अभी रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो समिति बनी है, वन जिसको नेशन वन इलेक्शन, हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन, तो बार बार एक चीज जो और बड़ी शिद्दत से इस देश में उठ रही है कि आखिर हमारा देश तो चुनावों का देश होकर रह गया। जब देखिए तो कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं। चुनाव होने का परिणाम क्या होता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है, विकास रुकती है, खर्चा कितना बढ़ता है। चुनाव आयोग का सरकारी टीचर्स बजाय स्कूल में पढ़ाए कि चुनाव कराए, सारे के सारे अधिकारी उस तरफ लगा दिए जाते हैं। तो एक वन इलेक्ट्रोल रोल, जो कि एक बार उसी में एक चीज मैंने कहा कि हम, आपने कहा कि सारी पार्टियों से इस पर मत मांगा गया है, कि आप बताएं क्या कहते हैं, क्या कहना है? क्या तमाम पार्टियां जो हैं वो सहमत हैं इस पर, सब इत्तेफाक रखती हैं कि हाँ, देश का अगर खर्चा बचता है तो वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? नहीं, ये बात सही सवाल पूछा आपने। उन्होंने कोविंद जी को क्या लिख कर दिया है यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जिसमें सारे पार्टियों के रहनुमाओं को, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया था। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी पार्टियां, क्या जम्मू कश्मीर, क्या कन्याकुमारी, क्या नॉर्थ ईस्ट, ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं छूटा था, या ऐसी कोई भी राजनीतिक दल नहीं छूटे थे जो उस अधिवेशन में शामिल नहीं थे। और राजीव कुमार जी, इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि भले ये मीटिंग एक दिन की है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो ये लगातार करने को तैयार हैं, सबको सुनना चाहते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो इस मीटिंग को बढ़ा सकते हैं। तो उस मीटिंग में जो पब्लिक डोमेन में जो सुझाव आए थे, उसमें जो एनडीए गठबंधन के सारे दल हैं उन्होंने तो इसका समर्थन किया, लेकिन जो
इंडिया जिसको आप कह लें, यूपीए कह लें, जो भी कहना चाहें, उस समय तो इंडिया नहीं बना था। तो उस गठबंधन के जो दल थे, चाहे आप है, चाहे कांग्रेस है, चाहे अकाली दल था पंजाब से, चाहे जेएनके से अपने फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी थी, महबूबा मुफ्ती साहब की पार्टी थी, ये लोग उसका विरोध कर रहे थे। मैंने एक सवाल वहाँ भी बड़ी शिद्दत से उठाया था कि आप मुझे 2-4 बातें, एक और बड़े रिफॉर्म की मैं चर्चा करना चाहूँगा, पोस्टल बैलेट रिफॉर्म जी, उसको भी मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। देखिए, मेरा एक ही सवाल है, हम अगर लोकतंत्र में हम नहीं है और हम वो कितना लोकतंत्र कैसा होगा? खूबसूरत है कैसा? कि हा से हिंदू, माँ से मुसलमान और हम से बना है हिंदुस्तान, बहुत खूब। तो ये हिंदुस्तान तब तक नहीं पूरा होगा जब तक हम नहीं हैं। हम नहीं होंगे इस वजह में। इसको चाहे जैसे भी आप ले लीजिए, उस हम में मुझे बताइए, मैंने व्यक्तिगत रूप से इलेक्शन कमिश्नर साहब से ये सवाल पूछा था कि ये जो गड़ेरिया वर्ग है, जो घुमंतु वर्ग है, आपने देखा होगा शहर शहर जी, गांव गांव जी। ये लेके घूमते, ये वोटर लिस्ट में है ही नहीं। बिहार के जो मजदूर हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं, जो कि बहुत भारी संख्या में भारी पलायन संख्या करते में हैं। पलायन होता है और इधर से उधर लोग रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं। ये कहीं वोटर लिस्ट में नहीं। नहीं है। ये जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, तो आप कैसे इस जमहूरियत को कंप्लीट कहते हैं जब इतने लोगों को आपने मताधिकार ही नहीं दे रखा है? तो उसी तरह से ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज हैं। पहले जो ये पोस्टल बैलेट सिर्फ और सिर्फ सेना के लोगों और पार्लियामेंट्री के लोगों पे लागू होता था। अब बताइए किसी स्टूडेंट पे क्यों नहीं लागू? अगर वो पढ़ने के लिए बाहर चला गया, ये स्टूडेंट वर्ग हमारा यहाँ बैठा हुआ है, वो यानी एक इनकलाबी कदम था ये, ताकि जो लोग जहां भी हैं उनको भी शामिल किया जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ इसका विस्तार हो, जी, इसमें और लोगों को शामिल किया जाए। मेरा अधिकार है भाई, अगर मैं उस दिन बीमार हूं और मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूं, तो आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन के लोगों को रोक दिया, जी, लेकिन बीमारी वालों का क्या होगा? किसी समस्या से मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो मेरा क्या होगा? खास करके इस डिजिटल युग में, जब अब थंब इम्प्रेशन से सारा काम हो रहा है, पैसे निकल रहे हैं, तो क्यों नहीं ये सुविधा इतनी हो कि मैं अपने मोबाइल से वोट दे सकूं? बहुत मैं खूब। तो यानी उस दिन की बात इस करना डिजिटल चाहता हूं। इंडिया में, इस नए Yes. इंडिया में इन तमाम चीज़ों पर भी गुफ्तगू होगी और बहुत जल्द इसको भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। मुझे लगता है आज की इस बातचीत को हम फिलहाल यहीं रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद सवाल और जवाब का दौर शुरू होगा। नमस्ते, मेरा नाम मिष्टी शर्मा है। मेरा आपसे एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन की जो आप इतनी सारी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, तो क्या ऐसे चेंजेस आ सकते हैं इलेक्शन कमीशन में, ताकि हम एक और अच्छे तरीके से अपने इलेक्शन को कंडक्ट करवा सकें? जी, और क्या बेहतर हो सकता है? और क्योंकि क्या अभी तक जितने भी हम सुधार की बात कर रहे हैं, दोनों से ही एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा। पहले पारुल जी, आप जैसा कि सर ने बोला कि अगर हम हर चीज़ आज की डेट में मोबाइल के थ्रू करना चाहते हैं, तो हम इलेक्शन में वोट भी फ़ोन के थ्रू क्यों नहीं कर सकते? सिमिलरली, जहाँ पर हमारी विमेंस को इतना राइट्स दिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे विमेंस का भी जो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ना चाहिए। साथ ही जो हमारी कैंडिडेट्स हैं, विमेन कैंडिडेट्स, उनको भी ज़्यादा राइट्स दिए जाने चाहिए ताकि वो भी इलेक्शन में खड़ी हो सके। और साथ ही साथ जो अदर जो क्लास है या अदर जो जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं, इनको भी राइट दिए जाने चाहिए कि वो भी आगे आएं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। यानी वही वी द पीपल की जब बात आती है, जैसे तो हम अजय सर सबकी कह रहे बात थे करेंगे, कि सबको वही include तमाम चीजें करेंगे। होनी चाहिए। जी अजय सर। देखिए, मैं तो फिर उसी को बात करूंगा कि लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब इसमें सभी भागीदार बने। खास करके जो लोग एलिजिबल हैं, वो किसी परिस्थितियों से अलग हैं, तो उनको जोड़ा जाना चाहिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारी नई मतदाता सूची, अपडेटेड मतदाता सूची, एक सूची जिसपे पंचायत से लेकर के लोकसभा तक का चुनाव हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर ले ही चलना है हमें तो हयात ले चलो, ले ही चलना है हमें तो कायनात ले चलो, और चलना ही है तो सबको साथ लेके चलो, तभी तो लोकतंत्र हो पाएगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और यही खूबसूरती है हमारी जमहूरियत की, इस डेमोक्रेसी की, कि जहां हम सबकी बात करते हैं, सबके हुकूक की बात की जाती है, और ये कोशिश की जाती है कि जो भी हुकूमत कायम हो वो उस आवाम की हो जिसके ऊपर हुकूमत की जा रही है। और यही एक फ्रूट है डेमोक्रेसी का, जो हर किसी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ें, पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम कीर्तिका शर्मा है। मैं आप सभी से ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आरटीआई हर सरकारी ऑफिस में लग जाती है, हर जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन उन सब पे लग जाती है, तो मैं आप सबका
ओपिनियन जानना चाहूँगा कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर आरटीआई नहीं लगती, या आपके हिसाब से लगनी चाहिए या फिर नहीं? बड़ा एक अच्छा सवाल है, और अजय सर का एक पार्टी से ताल्लुक है, राजनीतिक दल से, तो मैं चाहूँगा कि ये जवाब आप ही दें, क्योंकि एक बड़ा अहम सवाल है और ये सिर्फ इस एक अकेले स्टूडेंट का नहीं है, देश के अलग अलग कोनों से आवाज़ें हमेशा आती रही हैं। नहीं, ये सवाल शिद्दत से है। राजनीतिक पार्टी से मैं ताल्लुक रखता हूं, लेकिन साथ ही मैं एक देश का नागरिक हूं सर्वप्रथम, और एक अधिवक्ता भी हूं। मैं ये सवाल खुद शिद्दत से उठाता हूं कि अगर मेरी इनकम और एक्सपेंसेस डिस्प्रोपोर्शनेट है, मतलब दोनों में तालमेल नहीं है, तो मुझसे इनकम टैक्स सवाल पूछता है। मैंने इनकम टैक्स के एक बड़े अधिकारी को सवाल पूछा कि आप पॉलिटिकल पार्टी से सवाल क्यों नहीं पूछते? 20-20 हज़ार के डिनोमिनेशंस में वो सारे कंट्रीब्यूशंस दिखा देते हैं। वो 20,000 रुपये कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए, किसने दिए, उसकी रजिस्टर बनाने की मांग थी। इसमें बड़ा सही है। यानी 20,000 तक का अगर कोई चंदा देता है तो सर उसके कोई रिकॉर्ड मुझे रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 1974 में एक कानून आया था जिसमें यह रोक लगाने की बात की गई थी। चमनलाल गुप्ता, हाँ, चमनलाल गुप्ता वाला वो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी, कंवरलाल गुप्ता वर्सेस अमरनाथ चावला एंड अदर्स। लेकिन 1975 में पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को ओवर रूल कर दिया, नया कानून ले आए, और ये सारी चीज़ें जो चल रही है, तो इसमें जो आरटीआई के दायरे में प्रारंभ में पॉलिटिकल पार्टियां थीं, बाद में उसको अमेंडमेंट से बाहर किया गया। यह सवाल बहुत शिद्दत से है, और मैं तो आपके स्वर में स्वर मिला के ये कहता हूं कि अगर इस देश की जनता को डूबना ही है, अगर मेरे मुकद्दर में लिखा डूबना ही है, तो सुनो, शर्त यह है कि मेरा ना खुदा मेरे साथ डूबे। ना खुदा बोलते हैं नाविक को, कि यह राजनीतिक पार्टियां और मेरा नेता भी तो मेरे साथ डूबे। अगर हमारे मुकद्दर में यही लिखा है, जो क्राइटेरिया मेरे लिए है वही तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए भी होना चाहिए। हम अपने इनकम एक्सपेंडिचर बता रहे हैं, तो वो क्यों नहीं बता सकते अपने इनकम? और ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल। ये सवाल है, अगले सवाल की तरफ भी बढ़ेंगे। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम नेहा है। जैसे कि अभी बात हो रही है कि राइट टू वोट सभी को है, तो क्या ये एक फंडामेंटल राइट है? और जो लोग अपने काम की वजह से इधर उधर होते हैं, तो क्या उन्हें भी ये राइट मिलना चाहिए? क्या उनके पास भी ये राइट है? और अगर उन्हें नहीं मिल पा रहा तो ऐसा क्या हो सकता है कि उन्हें ये राइट मिले और सबको वोट करने का अधिकार मिले? यानी जो भी व्यक्ति देश के एक कोने से दूसरे कोने पर जा रहा है, उसका वो राइट जो है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट क्यों नहीं हो पाता, और क्यों ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है? दोनों से ही इस पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा उस पर जवाब दें। देखिए, जैसे सर ने कहा कि अब इसमें हमारे इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इनमें अमेंडमेंट आना चाहिए कि जो भी, जैसे सर ने कहा कि अगर ये बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं तो इनको भी राइट है अपने वोट देने का, या जैसे मेरा अगर ट्रांसफ़र कहीं हो जाता है या मैं कहीं शिफ्ट हो जाती ड्यू टू सम रीजंस, तो मेरे पास भी राइट होना चाहिए। और अगर मैं उस दिन ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ तो मेरे पास राइट होना चाहिए कि मैं वोट कर सकूं। तो ऑब्वियसली वी नीड दिस चेंज, और ये अमेंडमेंट आना चाहिए कि जहाँ पे जो इंसान है वो वहाँ से जाके या वहाँ रहते हुए भी कैसे वोट कर सकता है, ये हमारे अमेंडमेंट में होना चाहिए। अजय सर, क्यों फंडामेंटल राइट नहीं है? नहीं, फंडामेंटल राइट तो यह नहीं है, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट कौन दे रहा है? इस देश के नागरिक हम हैं। नागरिक होने के बाद हमें सरकार चुनने का वन सिटीजन वन इक्वल फ्रेंचाइजी राइट्स है, जो सबसे महत्वपूर्ण राइट है। उसके बाद संविधान शुरू होता है वहाँ से। तो हम अपने घर में हमें राइट देने की क्या जरूरत है? फंडामेंटल राइट तो हम इस देश के नागरिक होते ही जन्म के साथ मुझे मताधिकार मिल जाता है, और बाकी अधिकार तो फंडामेंटल राइट्स उसके बाद के अधिकार हैं। ये बेसिक राइट्स है, जहाँ के बाद से फंडामेंटल राइट शुरू होता है। और जो बच्चे ने सवाल उठाया, मेरे को लगता है वन नेशन और वन इलेक्शन के साथ बहुत हद तक समस्याएं खत्म होंगी, और खास करके जो हम इलेक्शन रजिस्टर को अपडेट करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि शायद इन बच्चों को जब एक बार इलेक्शन पार्टिसिपेट करने के लिए अपने उस कंस्टिट्यूएंसी में जाना पड़े तो ये जा भी पाएंगे, अगर वो मोबाइल वाली सुविधा तत्काल नहीं आ पाती है। लेकिन बार बार हर 6 महीने, हर 3 महीने ना स्कूल जाने देगा, ना संस्थान छुट्टी देगा। लेकिन इसमें राजनीतिक पार्टियों का भी एक सवाल है। वो सवाल ये है कि अब जैसे बिहार के बहुत सारे लोग गुजरात में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं,
तो वहाँ से आने वाली छोटी पार्टियां कह रही हैं कि यह सिस्टम छोटी पार्टियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ी पार्टियों के पास रिसोर्सेज है, फंड है, वो तो प्रचार कर लेंगे। इसका मतलब है कि अब बिहार के एक पंचायत में अगर चुनाव हो रहा है या मध्य प्रदेश में, तो मुझे एज ए राजनीतिक दल इसका प्रचार गुजरात में भी करना पड़ेगा, मुझे इसका प्रचार दिल्ली भी आकर के करना पड़ेगा, उनका खर्चा जहां जो है मेरे वो बढ़ वोटर्स जाएगा, रहते हैं। एक्सपेंडिचर जो है उसके ऊपर तो सीधा असर पड़ेगा। ये एक सवाल है, लेकिन इसमें मैं कहता हूं कि जो बार बार 1970 में बोहरा कमेटी कह रहा है और बहुत सारी कमेटियों ने कहा कि भाई स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस कर दो। और जो एक बहुत बड़ा खतरा जो मैं देख रहा हूं लोकतंत्र की तरफ, देखिए एक दौर था, मध्य प्रदेश से मैडम आती हैं, जहां कभी बहुत सारी ऐसी फिल्में भी बनी, आप लोगों ने भी देखा होगा कि डाकू नेता को सपोर्ट करता था और नेता उसके बाद बनता था। बहुत सारी फिल्में भी बनी है और सच्चाई भी है। अब उल्टा हो गया, अब डाकू को लगने लगा या माफिया को या क्रिमिनल को कि मैं इनको सपोर्ट करके क्यों जीता हूं नौमान जी को, मैं खुद ही लड़के जीत जाता हूं। और इसीलिए आप देखेंगे कि प्रतिशत क्रिमिनल्स की, अपराधियों की बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन बार बार कोशिश कर रहा है कि नकेल लगे, लेकिन देखिए हर चीज कानून से नहीं हो सकती। अदालतों का क्या कहना है? जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कोशिश कर रहा है, अदालतों का क्या कहना है? किस तरह के रिमार्क्स और फैसले आए हमारी अदालतों के इस ताल्लुक से? बहुत सख्त फैसला दिया। जब इस बात पे PIL लगी, तमाम राजनीतिक दल को 5-5 लाख रुपए की पेनल्टी लगी, सबने सॉरी बोला और उसके बाद उनको छूट दी गई। उससे एक फंड क्रिएट किया गया, वो जो 5-5 लाख रुपए जमा हुए, किसी पे 2 लाख की पेनल्टी, किसी पे 1 लाख की पेनल्टी, और माफ़ी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा कि ये अपराधीकरण खत्म होना चाहिए, जो कानून बने। सुप्रीम कोर्ट ने शायद 20 करोड़ या 25 करोड़ रुपए इस तरह से इकट्ठे हुए, एक अलग से फंड बना है अवेयरनेस के लिए, और ये कानून सख्ती से, देखिए एक तरफ रिफॉर्म है जो अभी लागू नहीं हुए जी, वो तो फिर भी हवा में तैर रहे हैं। हम ऐसी इच्छा रखते हैं, इच्छा तो हम ये भी रखते हैं कि सब लोग इस देश के राम बन जाएं, लेकिन वो एक इच्छा है। और एक तरफ रिक्वायरमेंट है कि नहीं, आप इस देश में रहना है तो आपको कानून मानना पड़ेगा, तो दूसरी तरफ वो कानून बने हुए हैं, अगर उनका भी सख्ती से और ईमानदारी से। लेकिन बात वहीं पे आती है कि आखिर एट द एंड ऑफ द डे ये सारा का सारा दारोमदार राजनीतिक पार्टियों पे है, सारा का सारा हमारे राजनीतिक नुमाइंदों पे है। और वहाँ आलम यह है कि कानून बनाने वाला और जिसके लिए कानून बन रहा है वो दोनों एक है, और उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो बना तो देता है जनता के आक्रोश पे जी, लेकिन जब उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है और वह देखता है कि प्रेशर खत्म हो गया, तो फिर वही ढाक के 3 पात उसको अमेंड कर दिया जाता है। यस, वो वहीं रह जाता है, वो फाइल में दबी रह जाती है, वो चीज़ें गौन हो जाती हैं और फिर वो चल पाता है। तो शायद भविष्य मुझे इन बच्चों में दिख रहा है, वो कविता याद आती है, देखना जब हम बड़े होंगे तो ऐसा नहीं रहेगा देश। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और बदलेंगी। और राजनीतिक स्वच्छता की तरफ देश बढ़ रहा है, और जो डिजिटलाइजेशन है और जो ओपननेस है और सूचनाओं का आदान प्रदान है, उसके तहत शायद राजनीतिक मजबूरियां ऐसी पैदा होंगी। और एक बात और, ये जो एक परिपाटी बनी हुई है हमारे देश में, राजनीतिक गंदा काम है, पॉलिटिक्स बैड वर्ड, तो ये चलेगा नहीं। आप गंदगी से शिकायत करेंगे और नाले में उतरकर गंदगी साफ करने से बचेंगे और सोचेंगे कि भगत सिंह मेरे घर में नहीं पड़ोसी के घर में पैदा हो, तो माफ कीजिएगा, आपको भी इसका दंश और सजा झेलना पड़ेगा। तो इसलिए स्टूडियो से बाहर निकल के जमीन पे उतरकर आपको प्रयोग करने पड़ेंगे, अपना हक मांगना पड़ेगा, और राजनीतिक स्वच्छता और सुंदरता की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अपने और अगर आपको राइट दिया, आपको वोटिंग का राइट दिया गया है, तो उसको यूज भी करना पड़ेगा। बच्चे सिर्फ या बाकी के लोग जिस दिन आपका वो इलेक्शन होता है उस दिन को हॉलीडे मान के बहुत सही घर पे रह जाते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बट आपको अपने राइट को यूज भी तो करना पड़ेगा। आपके पास इतना बड़ा राइट है, आप अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, तो आपको उस राइट को यूज करना पड़ेगा। जैसा कि सर ने कहा, घर से, स्टूडियो से एटलीस्ट बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलिए और अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए, अपना वोट दीजिए, अपने प्रतिनिधि को चुनिए। मुझे लगता है कि अभी एक बड़ा हमारा वर्ग है जो वोट देने के लिए तो जाता है, लेकिन शायद पार्टीज के जो मैनिफेस्टो होते हैं उनको नहीं पढ़ता है। बिल्कुल, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अजय सर इस पर भी रोशनी डालें कि किसी भी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको समझना हमारे देश के वोटर्स के लिए कितना ज़रूरी है, अगर आप किसी भी दल को या किसी भी नेता को वोट दे रहे हैं।
देखिए, एक मैनिफेस्टो पे आपने सवाल पूछा तो बड़ी शिद्दत से एक बात याद आती है कि मैनिफेस्टो का जो अब तक कानूनी आधार है वो महज सेरेमोनियल है, ना वो बाइंडिंग है मेरे ऊपर, राजनीतिक दल के ऊपर। जो वो मैनिफेस्टो लाते हैं तो जनता शायद इसलिए नहीं पढ़ती, नहीं सीरियसली लेती, लेकिन इस पे प्रयोग हुए हैं। अब जाकर के कुछ सवाल उठने लगे हैं और इलेक्शन कमीशन यह कहने लगा है कि आप जो उसमें लिखेंगे आपको उस पर जवाब तलबी की जाएगी। लेकिन जो पहले जब परिपाटी ये शुरू हुई मैनिफेस्टो के, तो मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं, ऐसे ऐसे प्रकरण देखे हैं कि चुनाव कल है तो 12 घंटा पहले मैनिफेस्टो आ रहा है। तो पार्टियां इसके प्रति सीरियस नहीं है तो जनता कहाँ से सीरियस होगी, पढ़ के क्या करेगी? लेकिन यानी लोक लुभावन वादे जो नहीं, कभी भी आ सकते हैं। बाइंडिंग नहीं है ना उसको। मेरा कहने का मतलब है कि मुझे बाइंडिंग करना It should have a पड़ेगा binding कि force भाई on अगर everyone. आपने ये बातें लिखी हैं और अगर आप कल को लागू नहीं करेंगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल, कैंसिल। आपको सरकार से बाहर कर देंगे, तब तो जाके एक सीरियसनेस आएगा। नहीं तो वो कहते हैं ना कि महज बातों का क्या है, कसमें वादे प्यार वफा निभाओ तब तो हम जाने। आपने महज कैंडिडेट बात- की बात की, हाँ एक और सवाल में जानना चाहूंगा। एक और इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ था कि अगर कोई उम्मीदवार अभी उम्मीदवार है, अभी इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाती है, उस सिचुएशन में जो नई तब्दीली आई उसके तहत क्या वही उसके परिवार का कोई उम्मीदवार होगा या उसकी पार्टी का होगा या उसकी उम्मीदवारी वहां खत्म हो जाती है? नहीं, ये भी एक पोस्ट 2000 बड़ा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। पहले जो व्यवस्था थी कि एक और सवाल है बड़ी शिद्दत से रिफॉर्म के सिलसिले में कि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने से कैसे रोका जाए। इसके बारे में बहुत सारे प्रयोग हुए। हु विल डिसाइड नॉन सीरियस? नहीं, उसका नॉन सीरियस का जो डिसाइड करने का जो पहले तो था, कोई भी खड़ा हो जाता था, जो एलिजिबल है वो खड़ा हो जाता था, बिकॉज वो जो जमानत की रकम है वो बड़ी कम होती थी। लेकिन अब थोड़ा उसमें एक नॉर्म लाया गया है, पैसे भी बढ़ाए गए हैं, पेनल्टी भी लगाई गई है जो उनको, अरे आपने देखा नहीं होगा, लोग राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हो जाते थे। अब लोकसभा और पंचायत तो छोड़िए, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा हो जाता था। तो एक सज्जन तो ऐसे थे दिल्ली में, उन्होंने इश्तिहार लगा दिया बड़ा सा होर्डिंग करोल बाग में, मुझे आज भी याद है, कि मिलिए देश के भावी प्रधानमंत्री से। बहुत हुआ। तो यानी ये भी सब हुआ है। हाँ, तो लोकतंत्र है, इस तरह की चीजें भी तो सामने नॉन आती हैं। सीरियस को तो अब उन्होंने नंबर ऑफ पीपल टू प्रपोजर का संख्या बढ़ाया है। और इसीलिए क्या होता था, जब ये नॉन सीरियस कोई व्यक्ति खड़ा हो गया और उसकी खुदा न खास्ते मौत हो गई, इंतकाल हो गया, तो पूरा चुनाव रुक जाता था। तो उसमें सरकार का बहुत खर्च होता था, समय की बर्बादी होती बाद थी। में तो फिर इलेक्शन होगा तब जी, तो फिर एक तो नया अब जो खर्चा। नया कानून पोस्ट 2000 रिफॉर्म एक जो आया, जो इम्पोर्टेंट है, अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा मुझसे। अब उसमें है कि मौत होने के बाद चुनाव नहीं रुकेगा, चुनाव यथावत जारी रहेगी। अगर वो नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इंडिपेंडेंट है तो उसको कोई चॉइस नहीं है, वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई, क्रॉस हो गई, कोई उसके परिवार या किसी दूसरे व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड या नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है तो उनको रिप्लेसमेंट का मौका दिया जाता है, लेकिन चुनाव यथावत जारी रहेगा, चुनाव नहीं रुकेगा, चुनाव मौत के कारण रद्द नहीं होगा। यानी वही पार्टियां दूसरा कैंडिडेट देंगी जी, स्टेट रिकॉग्नाइज्ड और नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है तभी देंगी। बाकियों को यह स्वतंत्रता नहीं है। और इस मुतल्लिक में एक बात और कह दूं कि जैसे आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारी पिटीशंस आए दिन सुप्रीम कोर्ट में लग जाती है, तो लॉ इज वेरी क्लियर ऑन दिस कि वंस द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन हैज स्टार्टेड, इवन सुप्रीम कोर्ट कांट स्टॉप इट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, चुनाव की प्रक्रिया एक बार अगर अपने मोशन में आ गई तो वो जो जिले का कलेक्टर है, जो इलेक्टोरल ऑफिसर है, वही सुप्रीम कोर्ट है, वही हाई कोर्ट है। उसके फैसले को चुनाव तक, चुनाव के बाद आप चैलेंज कर सकते हैं जी, लेकिन चुनाव तक कोई, हाँ एक ही शर्त है जिसपे शायद चुनाव रुक सकता है कि अगर आप फॉल्टी वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट ही गलत है, फॉल्टी है, तो एक अलग मसला है, पर बहुत एक्सेप्शनल है। पर अदरवाइज रूल यही कहता है कि एक बार निर्वाचन अगर शुरू हो गया, उसकी प्रक्रिया इज ऑन मोशन है। आप जानते हैं जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, सारा का सारा दारोमदार इसी पे है और सारे के सारे लोग इसी को रिपोर्ट करते हैं, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो डीएम हो, इसी उस वक्त पूरी पावर में रहती है, कंट्रोलिंग बॉडी होती है। और इसी का नुमाइंदा होने के कारण डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो उस समय इलेक्टोरल ऑफिसर की भूमिका में होता है, उसके ही कानून चलते हैं इलेक्शन लॉ के हिसाब, और उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। आपने इलेक्टोरल ऑफिसर की बात की है, किस तरह के मुद्दे और किस तरह के झगड़े सामने आते हैं कमीशन के सामने और जिनको रिजॉल्व किया जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है? नहीं,
डिफ़िकल्ट वाली तो कोई बात नहीं है। उसको तो एक चीज़ तो वही है कि वोटिंग राइट्स का मसला होता है, वोटर राइट्स का मसला होता है। कई बार लोगों के नामांकन रद्द कर दिए जाते हैं क्योंकि फॉर्म में गलतियां होती हैं, उसको ठीक करने की बात होती है। डेडलाइन बहुत स्ट्रांग है। मैंने लोगों को देखा है कि जो डेडलाइन दी जाती है नामांकन की, अगर आप उससे 1 मिनट भी लेट हैं जी। तो चाहे आप कितने बड़े नेता रहे हों, कितने बड़े यूनियन मिनिस्टर हों, कैबिनेट मिनिस्टर हों, फिर वो आपका नामांकन स्वीकार नहीं करता है इलेक्टोरल ऑफिसर लेके, उसको लेकर विवाद होती है। लेकिन वो सब बड़ा पारदर्शी आज के इस युग में हो गया है। वीडियोग्राफी होती है, मोबाइल फ़ोन लगे होते हैं, कैमरे लगे होते हैं। और फिर मैंने कहा कि उस वक्त तो चुनाव नहीं रुकेगा, लेकिन अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है तो आपके पास बाद- एक कानूनी बाद में अधिकार है, आप yes, जा सकते हैं, अदालतों का चुनाव रुख में कर आप सकते चुनौती दे हैं। सकते यही हैं। हमारे देश की खूबसूरती है कि जहां आपको लगता है कि आपके किसी भी हक जो है उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो आप अदालत से जाकर के इंसाफ का मुतालबा कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। है कि इंडियन डेमोक्रेसी ग्रेटेस्ट होने के बाद भी लोग यहाँ पर पॉलिटिशियन या लीडर क्यों नहीं बनना चाहते? बड़ा सवाल है और आप दोनों के लिए मैं चाहूँगा कि मुख्तसर वक्त में, कम से कम वक्त में इसका जवाब देने की कोशिश करें। जैसा कि सर ने बोला कि हमें अगर किसी तालाब को साफ करना है तो उसके लिए उतरना बहुत ज़रूरी है। और आज की यंग जनरेशन दे वांट टू प्रिवेंट देमसेल्फ कि वो पॉलिटिक्स में ना आए, क्योंकि अगेन पॉलिटिक्स को गंदा समझा जाता है। बट आप हर एक ऑर्गेनाइजेशन को देखो, आप कहीं भी जाओगे तो वहाँ पे भी पॉलिटिक्स होती है। तो फिर आप पॉलिटिक्स में ही जाके रिफॉर्म लाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? तो ये तो आपसे हमें पूछना चाहिए कि एज अ यंग जनरेशन आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आना चाहते हैं? हम कहीं ना कहीं एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू आवर जॉब्स, बट आप अगर पॉलिटिक्स में आएंगे क्योंकि आप यंग हैं, आपके अंदर आप बहुत ब्राइट हैं, तो आपको लाना पड़ेगा ये चेंजेस। आपको जो चाहिए चेंजेस, तो वो आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा और ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। जी अजय सर, एक छोटा सा रिमार्क्स। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आपके घर में अगर गंदगी है तो आपको खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। पड़ोसी आपका सफाई नहीं करने वाला। और अगर आप इस सफाई के लिए चाहे जिस कंफर्ट जोन में रह के जिस कारण से तैयार नहीं हैं, तो वहाँ के सरांध और दुर्गंध को आपको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। यह देश आपका है, आपके लिए है, तो इसको सुंदर बनाने का भी काम आपको करना पड़ेगा। एक माइंड सेट, देखिए राजनीति उदात्त पेशा रही है, सेवा के लिए रही है, इसमें विडंबनाएं आई हैं आज, या पैसा बनाने या पॉलिटिक्स की बातें भ्रष्टाचार की हो गई हैं। लेकिन मैं सवाल वही पूछता हूं कि जब हर अच्छा लोग इससे परहेज करेगा तो फिर आपको रूल तो बुरे लोगों का ही सहना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों को खुद मैदान में आना होगा। नहीं, और आज हमारे की डेट में संविधान बहुत ने सारे यंग MLAs हैं हमारे यहाँ पे, जो यंग जनरेशन है जो कि पॉलिटिक्स में आ रही है, तो उनसे इंस्पायर होइए, उनको देखिए कि वो आ रहे हैं और आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको भी आना पड़ेगा। और जैसा कि सर ने कहा कि अपने जगह को खुद ही साफ करना पड़ेगा। जैसे कि मैं MP से बिलोंग करती हूँ, इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी लास्ट 7 ईयर्स से मिल रहा है अवार्ड। तो क्योंकि वहाँ के लोग भी इतने जागरूक हैं कि उन्हें किस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट करना है वो उन्हें पता है। तो वहाँ पे अपने आप को जागरूक होना अपने आप को जागरूक करना है, अपने आप को बेदार करना है। और उसी लिए आज की ये पेशकश थी कि हमारे देश के लोग हमारे इलेक्शन लॉज से मुतालिक मालूमात हासिल कर सकें, जानकारी हासिल कर सकें कि ना सिर्फ आपको इस देश में वोट देने का हक हासिल है, आपको ये हक भी हासिल है कि आप इलेक्शन लड़ें और आप आकर के आवाम की नुमाइंदगी करते हुए इस देश की तरक्की में अपना भी भरपूर किरदार अदा करें। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें लोगों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो इसलिए आप सबको आगे आकर पार्टिसिपेट करना होगा और इस जमहूरियत को इसी तरह जैसा इसका सफ़र अब तक कामयाबी के साथ चला है, इसके अंदर आपको खुद साथ चलते हुए, कदम ताल करते हुए आगे बढ़ाना होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करेंगे। मैं अपने दोनों मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम आपको कानून से मुताल्लिक कुछ अहम मालूमात के साथ यहीं छोड़े जाते हैं और अगले मौजू पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।